Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we have brought another interesting video for you all in which we are going to cover the second chapter of class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plant. So basically guys, I have already made two videos for you all of this chapter and this is the third part of the chapter video. So basically in this video we will be covering about post fertilization events and structures of plants. So basically we will be covering this topic over here, and last two videos contain the previous topics from NCERT of the chapter. So let's begin with the video. So first topic that we are going to discuss is post fertilization events. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर हम प्लांट की बात करें तो तीन इवेंट होते हैं बेसिकली. जो होता है पहला कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो, सेकंड होता है मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट. सो दीज आर द थ्री बेसिक events that occurs after fertilization. So एक एक को अब हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, जिससे कि बिकॉज ये NCERT में दिया हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पर्पज़ के लिए. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज all three terms in little bit details also. So first topic that we are going to take up is our development of endosperm. सो बेसिकली एंडोस्पर्म जब डेवलपमेंट होता है तो जस्ट इसी के बाद हमारा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट में एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली इसमें किस तरीके के कुछ तीन स्टेप्स होते हैं जिनके अकर होने के बाद हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है. तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो होती है वो कंटिन्यूस डिवाइड करने लगती है, जिससे कि इस कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से उसमें फॉर्म होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू. यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से हमारा ट्रिप्लॉइडी कंडीशन में एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनती है ड्यू टू कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल. सो बेसिकली जो इस टिश्यू की सेल्स होती हैं, यानी कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होती हैं. और बेसिकली इन रिजर्व फूड मटेरियल्स का यूज़ हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, जबकि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो चुका होता है एंड द फूड मटेरियल इज़ यूज्ड एज न्यूट्रिशन फॉर इट. सेकेंड प्रोसेस जो हमारा आता है, यानी कि सेकेंड स्टेप हमारा जो है, जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, यानी कि जो अभी हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर फ्री डिवीजन होता है उसमें, जिससे कि उसका एक फ्री न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है. और इसी स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. यानी कि हम कह सकते हैं जो स्टेप सेकंड है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में, उसमें होता है कि जो हमने हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू होती है उसमें सक्सेसिव फॉर्म में डिवीजन होता है, यानी कंटिन्यूअस डिवीजन होता है. और ये डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे कि हमारा एक फ्री न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है. और बेसिकली इसी स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक स्टेज. अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि एक वॉल का फॉर्मेशन होता है. बेसिकली एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि पेरिफेरल स्ट्रक्चर में वहाँ पे इस वॉल बनती है, और यही होती है कि जो अंदर के एंडोस्पर्म को सेलुलर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करती है. सो बेसिकली ये हमारे तीन स्ट्रक्चर थे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्मिक का. एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग. पहला स्टेप था जिसमें था कि प्राइमरी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू एंड दीज tissues contain reserve food materials which are used as a nutrition diet for developing embryo. Second step is primary endospermic tissue undergoes successive free nuclear division to give rise to a free nuclei. At this stage it is called as free nuclear एंडोस्पर्म. सो बेसिकली सेकेंड स्टेप ये है कि जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू होगी वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगी
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगी, जिससे कि एक फ्री न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होगा और इस स्टेज को हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक स्टेज। इन दोनों इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बाद एक थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप भी आता है, जिसमें एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि पैराफेरल फॉर्म में डेवलप करती है और यही अंदर के यानी कि सेंट्रल पार्ट की ओर जाती है और एंडोस्पर्म को सेलुलर बनाने में हेल्प करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेज जो होती है प्लांट जाइगोट की वो होती है एम्ब्रायो की, यानी कि एम्ब्रायो गायने हम इस कंडीशन को बोलते हैं, जिसमें कि हमारी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होती है। ओके, इट गिव्स टू राइज एन ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रायो दैट हैज़ अ पोटेंशियली टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट, यानी कि जो हमारा एम्ब्रायो होता है ये मास ऑफ सेल्स होता है। सो गाइज बेसिकली मास ऑफ सेल्स का मतलब है कि हम अगर कहें कि सेल्स की एक बॉल, हिंदी में अगर हम बोलते हैं कि सेल्स की एक बॉल होता है ये एम्ब्रायो, जो कि फर्दर हमारा कंप्लीट प्लांट में डेवलप करता है। एक टाइम पीरियड असाइन होता है, जिस टाइम पीरियड के बाद हमारा एम्ब्रायो एक पर्टिकुलर प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि जाइगोट जो हमारा होता है वो उसमें डिवीजन तभी स्टार्ट होता है जबकि उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अश्योर करते हैं कि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो है इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो बेसिकली 2 पॉइंट्स मेनली आपको इसमें याद करने हैं इम्पॉर्टेंट। वो ये है कि जो हमारा एम्ब्रायो होता है वो एक मास ऑफ सेल्स होती है, मास ऑफ बॉल बोल सकते हो, सेल्स की एक बॉल होती है जिसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो फर्दर गिवन टाइम पीरियड के बाद एक प्लांट में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगी। एंड द सेकेंड पॉइंट वुड बी कि जो जाइगोट होगा, मतलब मोस्टली जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म टू अश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। सो यही मतलब है कि अगर किसी भी जाइगोट में प्रॉपर नंबर ऑफ एंडोस्पर्म से टिश्यू प्रेजेंट होंगे तभी वो फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर जो हम बात करेंगे अब, तो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंडोस्पर्म्स होते हैं यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं यहाँ, उनमें जो जाइगोट होता है उसमें एसिमेट्रिक मायोटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि 2 सेल्स फॉर्म होती हैं जो कि फेज में डिफरेंट होती हैं। पहला पॉइंट इसमें आएगा कि जो स्मॉलर डॉटर सेल होगी उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा और कलाजा पोल की तरफ लोकेटेड होगा, और इसी को हम कहते हैं कि टर्मिनल सेल और एपिकल सेल और एम्ब्रायनल सेल। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यही है कि द स्मॉलर डॉटर सेल विद द डेंस साइटोप्लाज्म इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द कलाजा पोल and it is called as the terminal cell or the apical cell. A second point है another comparatively large daughter cell situated toward the microfilar cell. It is called as the basal cell. This cell divides transversely and gives rise to the supersensor cells. The zygote gives rise to the proembryo and subsequently to the globular heart-shaped or mature embryo. मतलब इसमें ये मैंने अभी आपको बताया कि 2 सेल्स में डिवीजन हो जाता है और 2 डिफरेंट फेथ्स होते हैं। बेसिकली हम फेथ्स का मतलब यहाँ पे फिजिकल डिवीजन से या फिर केमिकल डिवीजन से ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक स्मॉलर सेल बनी थी डॉटर सेल और एक उसके कंपेयर में थोड़ी लार्ज डॉटर सेल बनी थी। तो जो स्मॉलर डॉटर सेल थी उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस था और वो हमारा कलाजा पोल की तरफ लोकेटेड थी। सो इसी सेल को हम लोग कहते हैं टर्मिनल सेल या फिर एपिकल टाइप ऑफ सेल। और जो लार्ज सेल थी वो माइक्रोफाइलर सेल होती है, यानी कि माइक्रोफाइल की तरफ लोकेटेड होती है थोड़ा सा, और इसी वजह से इसको बेसल सेल कहते हैं। और इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन का होता है और जो कि हमारा फर्दर डिवीजन के बाद सुपर सेंसर सेल्स को फॉर्म करता है, यानी कि डेवलप होने देता है। और जो जाइगोट होता है वो प्रो एम्ब्रायो में ही हमारा डेवलप हो जाता है। बेसिकली वो कंप्लीट हमारा पूरा एम्ब्रायो में डेवलपमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा एम्ब्रायो में डेवलप कर जाता है और इसी के प्रोसेस में
होने के साथ साथ वो ग्लोबुलर या हार्ट शेप या एम्ब्रायो, मैच्योर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करता है। सो बेसिकली मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट ये बताया क्या था कि जो एम्ब्रायो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है, जिसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो गिवन टाइम पीरियड के बाद एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सके। और जो जाइगोट होता है, अगर उसमें हमारी प्रॉपर एंडोस्पर्मिक टिश्यू प्रेजेंट होगी तभी वो आगे फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, जिससे कि ये अश्योर कर सके वो कि जब हमारा एम्ब्रायो होगा डेवलपिंग स्टेज में तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। थर्ड, मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके जाइगोट में एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 2 सेल्स डेवलप होती हैं और दोनों के डिफरेंट फेट्स होते हैं। सो 2 सेल्स जो डेवलप होती हैं, एक होती है हमारी स्मॉलर डॉटर सेल और दूसरी होती है लार्जर डॉटर सेल। सो स्मॉलर डॉटर सेल में हमारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और वो क्लाजल के तरफ लोकेटेड होती है। इस टाइप ऑफ सेल को हम लोग टर्मिनल सेल बेसिकली बोलते हैं। और जो लार्जर सेल होती है वो माइक्रोफाइलर एंड की तरफ होती है, इस वजह से इसको हम बेसल सेल बोलते हैं। और इसमें ट्रांसवर्सल सेक्शन का डिवीजन होता है, जो कि फर्दर हमारा सुपर सेंसर सेल्स को डेवलप करता है। और जो जाइगोट होता है वो प्रो एम्ब्रायो कंडीशन का होता है, और जो फर्दर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रायो या ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करता है। ओके, सो ये तो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्टली हम देखेंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो डाइकॉट हमारा होता है, डाइकॉट एम्ब्रायो और मोनोकॉट एम्ब्रायो दोनों में थोड़ा डिफरेंस प्रेजेंट होता है। बेसिकली नॉट फॉर द पर्पस कि वो कॉटिलेडन के बेस पे डिवाइडेड है। बेसिकली वो इसलिए भी होता है क्योंकि 2 कॉटिलेडन के बेस पे डिवाइड होने के साथ साथ उनमें कुछ अंदर के उनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो हम पहले करेंगे कि जो डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रायो होता है उसमें एक एम्ब्रायनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डाइकॉटिलेडनस में ये समझ में आ ही रहा है कि एक एपिकल एक्सिस होगी सेंटर में, जिसके दोनों साइड्स में यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमारा 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। और जो एम्ब्रायनल एक्सिस का लेवल होता है, पोर्शन का लेवल होता है, वो कॉटिलेडनस में एपिटिकॉल कहा जाता है, जो कि टर्मिनेट हो जाता है प्यूम्यूल में या फिर स्टेम स्टिप में। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने आपको डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रायो के बारे में बताया, जिसमें कि एक एम्ब्रायनल एक्सिस प्रेजेंट होती है और 2 कॉटिलेडनस प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी एम्ब्रायनल एक्सिस होती है उसका पोजीशन जो होता है वो कॉटिलेडनस जो हमारे प्रेजेंट होते हैं कॉटिलेडन्स उनसे थोड़ा सा अबव होता है, और उसको हम कहते हैं एपिकॉर्टिकल, जो कि फर्दर हमारा प्यूम्यूल या स्टेम स्टिप में हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो रिड्यूस होके प्यूम्यूल बन जाता है। सेकेंड करते हैं हम, सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है कॉटिलेडन्स के जस्ट बिलो, उसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं, जो कि हमारा रेडिकल या फिर रूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एम्ब्रायनल एक्सिस होता है वो कॉटिलेडन से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम एपिकॉर्टिकल कहते हैं, और यही फर्दर हमारा प्यूम्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कॉटिलेडनस के नीचे यानी कॉटिलेडन्स के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोकॉटियल, जो कि फर्दर हमारा रेडिकल या फिर रूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाता है। और हमने अपनी क्लास 11th में पहले ही पढ़ रखा है कि जो हमारे रूट होते हैं वो एक रूट कैप से कवर होते हैं, जिससे कि अगर वो सॉइल में जा रहे हैं तो उनकी स्मूथ एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को कोई हार्म ना पहुँचे। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज़ एक्सेट्रा। अब हम मोनोकॉट्स की बात करें
तो बेसिकली मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा और एक एंड पे होगा, यानी कि एक एंड पे हमारा एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा लेटरल साइड में, और इसी को हम एम्ब्रायनल के एक्सिस या कॉटिलेडन को हम कहते हैं एस्क्यूटिलम। यानी कि हम मोनोकॉट्स में देखेंगे कि एम्ब्रायनल एक्सिस जो होती है उसके जस्ट लेटरल साइड में हमारा एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और जिसको हम कहते हैं स्कॉटलम। एंड लोअर एंड जो होता है उसमें एम्ब्रायनल एक्सिस में के जस्ट लोअर एंड पे हमारा रेडिकल प्रेजेंट होता है और रूट कैप प्रेजेंट होती है, जो कि एक शीट से कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं कोलारेजिया। कोलारेजिया एक शीट स्ट्रक्चर होती है, अनडिफरेंशिएटेड शीट स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारे लोअर एंड के एम्ब्रायनल एक्सिस पे प्रेजेंट रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है। और इसी पोजीशन को हम एम्ब्रायनल एक्सिस के जो कि स्कैटुलम के जस्ट अबव पे प्रेजेंट होता है हम एपिकॉर्टिकल कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा कुछ स्ट्रक्चर डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायोस का। बेसिकली जो हमारे दोनों को मैंने आपको 4 पॉइंट्स में कवर किया है, एक बार हम फिर से देखते हैं। हमारा डाइकॉटिलेडन्स में एक लेटरल एक्सिस यानी कि एम्ब्रायनल एक्सिस होती है और इसके दोनों साइड में हमारे 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। जो एम्ब्रायनल एक्सिस की पोजीशन होती है वो कॉटिलेडन्स के जस्ट ऊपर होती है, जिसको हम एपिकॉर्टियल बोलते हैं, जो कि फर्दर हमारा प्यूम्यूल या फिर स्टेम टिप में टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंडली हमने देखा कि ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो कि कॉटिलेडन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और उसको हम कहते हैं हाइपोकॉटिल, जो कि फर्दर हमारा रेडिकल या फिर रूट टिप में टर्मिनेट हो जाता है। और हमने देखा है कि जो हमारा रूट टिप होती है वो एक रूट कैप से कवर होती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ग्रोइंग इनसाइड द सॉइल, बिकॉज द रूट टिप हैज़ वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट सेल्स स्ट्रक्चर्स which can get damaged when the root is going up deep in the soil. अब हम बात करेंगे मोनोकॉट्स की। तो मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्ब्रायनल एक्सिस के जस्ट लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड वी कॉल देम एज स्कैटुलम। अब एम्ब्रायनल एक्सिस के लोअर एंड पे हमारा रेडिकल या फिर रूट कैप प्रेजेंट होती है जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीट स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिसको हम कहते हैं कोलारेजिया। और इसी एम्ब्रायनल एक्सिस का जो कि हमारा स्कैटुलम के अटैचमेंट से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एपिकॉर्टियल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड। सो हम डेवलपमेंट ऑफ सीड में सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे सीड स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है सीड कोट, सेकेंडली हमारा आता है कॉटिलेडन एंड द थर्ड वन आता है एम्ब्रायनल एक्सिस। अब हम सीड कोट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कि है कि एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसकी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 इंटीग्मेंट से फॉर्म होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इंटीग्मेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। सीड कोट डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटीग्मेंट से बना होता है। जो आउटर इंटीग्मेंट होता है वो आउटर सीड कोट होता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टा, जो कि बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और इनर इंटीग्मेंट को हम लोग सीड कोट बोलते हैं, यानी कि टेगमेंट, जो कि बाहर वाले के कंपेयर में थोड़ा सॉफ्ट होता है। एंड जो बाहर वाली हमारा आउटर इंटीग्मेंट या फिर सीड कोट टेस्टा होता है वो हमारे इनर सॉफ्ट लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हम करेंगे कि जो कॉटिलेडन्स होता है वो थिक स्वालन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फूड मटेरियल रिजर्व्ड होता है। बेसिकली ये 1 और 2 नंबर में होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट डाइकॉटिलेडनस है या फिर मोनोकॉटिलेडनस है। सो बेसिकली ये 1-2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोफाइल जो होती है वो लोअर पार्ट में एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट में, जिससे कि हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री होती रहती है सीड में, जिससे कि सीड हमारा ख़राब नहीं हो, बिकॉज़ उसके अंदर भी बहुत ही मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। इसीलिए वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे कि हमारा फर्दर एयर की और वाटर उसमें जा सकता है। जैसे जैसे सीड मैच्योर करने लगता है
तो उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और हमारी सीड जो होती है वो ड्राई होने लगती है। यानी कि अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो एटमॉस्फेयर से 10 to 15% मॉइस्चर उस सीड में रिजर्व्ड हो जाते हैं, जिससे कि वो हार्ड होता जाता है। बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट सीड मैच्योरेशन, तो हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं इसका ग्राम चना को देखो, जब आप भिगो देते हो तो वो साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। 24 आवर के बाद अगर हम चेक करें तो वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है एंड वो काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। और उसी चने को अगर जो हमने, या फिर हम देखें कि प्लांट से हमने हरा चना तोड़ा है, अगर हम उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं धूप में, या फिर ऐसे ही नॉर्मली कुछ दिन पड़े रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। ड्राई इसलिए होगा क्योंकि उसका वाटर कंटेंट जो है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। एटमॉस्फेयर के कंपेयर में उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता जा रहा है, तो वाटर उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सीड होगा वो श्रिंक होगा। अब श्रिंक होगा, सो बेसिकली जब श्रिंक होगा तो वी विल से कि सीड मैच्योर हो रहा है, यानी कि उसकी एजिंग हो रही है, वो इंक्रीज कर रहा है अपनी एज को। और सीड मैच्योर करने का एग्जाम्पल ग्राम से अच्छा कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हीलम। हीलम होता है, वो होता है एक पॉइंट होता है जो कि हमारे स्टॉक के अटैचमेंट को बताता है सीड से। और अगर जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है एम्ब्रायो में तो वो धीमी हो जाती है, क्योंकि या वो एक ऐसी स्टेज में एंटर करता है जहाँ पर हमारा सीड फर्दर हम डेवलप नहीं करेगा, और उसको हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी का। बेसिकली जनरली हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बिकॉज वी जनरली प्रेफर हैविंग दीज टाइप ऑफ टर्म्स। बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि एक्चुअली डॉर्मेंसी है क्या। जो हमारा डॉर्मेंसी है वो यही स्टेज है कि जब हमारा कोई सीड है वो एक ऐसी फेज़ में चला जाता है कि जिसमें फर्दर उसके ना कोई डेवलपमेंट होगा, ना मैच्योरेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस उस सीड में नहीं होगा। वो जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज में रहेगा। अब इसमें भी आप ग्राम का एग्जाम्पल देख लो। जो सूखे चने होते हैं, जो हमारे ड्राई ग्राम्स होते हैं, उनको आप स्टोर करके कितने भी दिन रख दो, बस उनका प्रॉपर प्रिजर्व करके अगर उसको रख दें तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में था, इसलिए ना उसमें फ़र्दर कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कुछ भी हुआ, ना वो फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रायो बना, एंड ना उसमें किसी प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। और अगर उसको फर्दर हमारा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वही जो हमारा सीड डॉर्मेंसी में यानी डॉर्मेंट कंडीशन में है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने में फर्दर वो अच्छे से एक प्लांट में डेवलप कर सकता है। ओके, बेसिकली एक सीड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और हमने सीड स्ट्रक्चर की भी बात की है। तो अब हम टाइप ऑफ सीड्स की भी बात करेंगे। बेसिकली 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एक एल्बिनियस एंड दूसरा नॉन एल्बिनियस। फर्स्ट हमारा जो एल्बोनस टिश्यूज़ हैं वो हमारा बेसिकली फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो भी सो बेसिकली टाइप ऑफ सीड्स में जो होगा हमारा बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करने का है कि ये कौन से टाइप का सीड है, वो ये है कि उस सीड में हमारा एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, सो हमारा 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एक एल्बुमिनियस टिश्यूज़ और दूसरा नॉन एल्बुमिनियस टिश्यूज़। सो जनरली जो हमारा एल्बुमिनियस टिश्यूज़ होते हैं, एल्बुमिनियस सीड्स होते हैं, वो ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म टिश्यू प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। और नॉन एल्बुमिनस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म यूज़ कर लिया गया है एम्ब्रायो के थ्रू, और उसमें इस टाइप सीड में हमारा कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन एल्बुमिनस टिश्यू सेल्स की बात करें सीड्स की, तो इसमें हमारा बीन्स,
चिकपी, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा पेरिस्पर्म। सो बेसिकली पेरिस्पर्म्स वो सीड होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है सीड में, तो ऐसे सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट, यानी कि काली मिर्च और चुकंदर में हमारा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इन्हें हम पेरिस्पर्म कहते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स होते हैं, वो बेसिकली हमारा कॉटिलेडन्स के बेस पे डिफाइन किए जाते हैं। मोनोकॉट यानी कि जिसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है, एंड डाइकॉट जिसमें कि 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है। ओके, एंड अगर हम मोनोकॉट सीड्स की बात करें तो राइस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। एंड इफ वी टॉक अबाउट डाइकॉट सीड्स, डाइकॉटिलेडनस सीड्स की बात करें, wheat is much more example than any other example for dicotyledonous seed. Now guys, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना अपने घर में। आप थोड़ा सा गेहूँ लेना, वीट लेना, और उसको पानी में थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे में, जब तक वो स्वेल ना हो जाए तब तक के लिए रख देना। जब वो स्वेल हो जाएगा वाटर में रखे तो आप उसको निकाल लेना। एक गेहूँ लेना और उसको देखोगे आप तो वो साइज़ में इंक्रीज़ कर चुका होगा। अब आप उसमें थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो भी वीट होता है उसमें एक बीच में एक्सिस यानी कि एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम एम्ब्रायनल एक्सिस कहते हैं। उसी से आप उसको तोड़ने की कोशिश करना या आप उसको चाकू से कट करना, नाइफ से। सो यू विल फाइंड कि वो ईजली 2 स्ट्रक्चर्स में यानी कि डिवाइड हो गया है, जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स कहते हैं। और यही 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आप राइस लेना। राइस को अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कट होगा क्योंकि उसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है। मैं आपको आप जो डाइकॉट सीड का एग्जांपल था, आप उसको ग्राम से, चने से भी कर सकते हो, या फिर आप उसको उससे भी कर सकते हो, राजमे से भी कर सकते हो। आप जिसमें देखोगे कि इन सब चीज़ों में जब आप इन्हें कट करोगे तो ये ईजिली 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप नहीं भी कट करना चाह रहे हो, जस्ट उसको उठा के देखना, यू विल ईजिली फाइंड इट सेपरेटिंग इनटू 2 सीड लीव्स। वहीं अगर आप राइस को भी देखोगे तो उसमें आपको कोई सीड लीव नहीं दिखाई देगी, ना एम्ब्रायनल एक्सिस दिखाई देगी, ये वो बस एक होल सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स। अब हम सीड के एडवांटेज की बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बेसिक है बट हाँ कि इम्पॉर्टेंट है इस टर्म के लिए। तो सीड के एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो ये हमारे एग्रीकल्चरल के लिए बेसिक नीड है, बिकॉज इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर ऐसे ही होगा कि अगर आप आपने एक बार किसी तरीके से हमारा कोई फूड ग्रेन ग्रो कर लिया और आप अगर उसको पूरा फर्दर कंज्यूम कर ले रहे हो, कोई भी आपके पास उसका रेसिडुअल पार्ट नहीं बचा हुआ है, यानी कि बचा के नहीं रखा है आपने, तो आप फर्दर आने वाले टाइम में क्या सो करोगे, क्या एग्रीकल्चर करोगे। ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेसिक नीड है कि सीड होंगी तभी आप कुछ भी ग्रो कर पाओगे। एक और एडवांटेज है कि सीड्स जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक एक्सचेंज हुआ होगा। इनसे हमारा फर्दर आगे में हमारा इवोल्यूशन या फिर जेनेटिक एक्सचेंज होने के चांसेस भी इंक्रीज़ करते हैं। जो सीड्स होती हैं वो हमारा एडाप्टिव होती हैं डिस्पर्जन में, यानी कि ये डिस्पर्स करती हैं वेरियस मीडियम के थ्रू, एयर, वाटर, व्हाटएवर मीडियम दे गेट फॉर डिस्पर्जल, एंड ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिस्पर्स कर हमारा न्यू कॉलोनीज बनाती हैं सेम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट की। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल इस पॉइंट का यही है कि वाटर हाइनेज, हमारा जो जलकुंभी है वो इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, उसे बाहर से लाया गया था। बेसिकली उसे डेकोरेशन के लिए लाया गया था एंड उसे पानी में लगा दिया गया। जो भी उसके सीड के डेवलपमेंट हुआ उसमें रिप्रोडक्शन के बाद
वो वेरियस मीन से, मे बी वाटर और विंड और एयर या बाय इंसेक्ट, कोई भी मोड रहा होगा डिस्पर्जल का, उसके पॉलिनेशन का, तो उसके सीड पॉलिनेट करते हैं. एंड नाउ एट एवरी वाटर सोर्स यू कैन फाइंड वाटर हाइनेस देयर. सो गाइज इट वॉज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. अब आप जनरल पॉइंट्स भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि एक्चुअली एडवांटेजेस क्या हैं सीड्स के. नाउ गाइज वी विल टॉक अबाउट सीड डिस्पर्जल. सो बेसिकली किसी भी प्लांट के फर्दर स्पीशीज़ या फिर जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए सीड डिस्पर्जल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो जैसे पॉलिनेशन हो गया, उसी को हम कहते हैं सीड डिस्पर्जल, यानी कि जो भी सीड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला सिग्निफिकेंस सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर सीड डिस्पर्स नहीं होंगे तो वो पेरेंट प्लांट्स के आसपास ही गिर जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी एक क्राउडेड प्लांट का स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से जो इवन पेरेंट प्लांट होगा वो भी न्यूट्रिशन, सनलाइट, इन सब के लैक की वजह से मर जाएगा, यानी कि द पेरेंट प्लांट विल ऑल्सो गेट एक्सप्लॉइटेड. सेकेंड पॉइंट यही है कि बेसिकली ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करने पर सीड प्रोड्यूस होते हैं. सो इसकी वजह से हमारा आगे के इवैल्यूएशन या फिर जो भी जेनेटिक चेंजेस आने होंगे स्पीशीज़ में वो आएंगे, और हो भी सकता है कि शायद कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेटिक चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारा जो पेरेंट प्लांट है उसकी जो फर्दर आगे की जनरेशन हो वो एकदम डिफरेंट स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाए. एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल इज़ कि जो भी प्लांट है वो डेवलप करना है अगर उसे, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके, सनलाइट के, एयर के, वाटर के एंड अदर न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी उसको चाहिए होगा प्लांट को. सो अगर वो किसी जगह, उसका पेरेंट प्लांट ऐसी जगह है जहाँ पे अब इन सब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है, तो सीड डिस्पोजल हेल्प कर सकता है उस प्लांट की फर्दर जनरेशन को ऐसी जगह ग्रो करने में जहाँ पर इन सारे न्यूट्रिशंस की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो. एंड जनरली ये इफ़ेक्ट कैसे होगा, ये हेल्प कैसे कर सकता है प्लांट, पेरेंट प्लांट की उसकी सीड डिस्पर्स हो जाए. अब मीडियम हम कोई भी हो सकता है, बिकॉज कोई भी मीडियम होगा तभी सीड डिस्पर्स करेगी, लाइक वाटर, इंसेक्ट और व्हाटएवर. सो इट वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड सीड डिस्पर्सल. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग इट. So guys, it was all about today's video. Thank you for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and stay at home and stay safe. Thank you. Bye bye. Take